तो अगर बात करें एसी पावर की, तो एक आपका था एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर, और एक आपका था कॉम्प्लेक्स पावर। उसके बाद समझो ज़रा, अगर एक्टिव पावर के बारे में बात करें तो एक्टिव पावर को और क्या क्या बोलते हैं? एनीवन? रियल पावर, ओके। और एनीवन? डन। और अगर इसके यूनिट की बात करें तो वाट, किलोवाट एंड मेगावाट। डन। चलिए इधर आ जाइए। रिएक्टिव पावर के लिए बात करें तो इसको क्या बोलेंगे? एक तो रियल पावर, देन एक ऐसा पावर है, रिएक्टिव पावर इज व्हाट? तो रिएक्टिव पावर इज काइंड ऑफ, इसको बोलते हैं यूजलेस पावर। यूजलेस पावर, ठीक है ना? या फिर वॉटलेस पावर। और रिएक्टिव पावर ऐसा पावर है जो कि एक तरीके से देखा जाए तो दोनों ही डायरेक्शन में मूव करता है, मतलब सोर्स से लोड और लोड से सोर्स, ठीक है ना? ये पॉइंट भी आप रखोगे। तो पावर विच फ्लो इन बोथ डायरेक्शन, ये मेंशन कर सकते हो। पावर विच फ्लो इन बोथ डायरेक्शन। अगर हम यहाँ पे बात कर लें यूनिट की, तो क्या हो जाएगा? बोलो क्या हो जाएगा? वी ए आर, के वी ए आर और एम बी ए आर। डन। अब अगर हम यहाँ पे बात करें कॉम्प्लेक्स पावर की, ठीक है, तो अच्छा, एक्टिव पावर को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? पी से। रिएक्टिव पावर को क्यू से। तो जो कॉम्प्लेक्स पावर इसको रिप्रेजेंट करते हैं यस से। यस क्या हो सकता है? ए होगा, या तो पी होगा, पी प्लस माइनस जे क्यू। कब प्लस होगा कब माइनस होगा ये अभी बात करेंगे, ठीक है ना? तो एस इक्वल टू वॉट? पी प्लस माइनस जे क्यू। और यहीं पे अगर मॉड एस की बात करी जाए तो दैट इज व्हाट? पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। एक्चुअली इस कॉम्प्लेक्स पावर के मैग्नीट्यूड को आप क्या बोलते हो? बोलो। दैट इज अपरेंट पावर, ठीक है ना? अपरेंट पावर। फिर से बोल रहा हूँ यार, पावर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, सारे सब्जेक्ट्स के लिए। तो बहुत अच्छे से समझेंगे इसे। अब कॉम्प्लेक्स पावर की यूनिट की बात करें तो क्या हो जाएगा? वोल्ट एम्पियर, किलो वोल्ट एम्पियर और मेगा वोल्ट एम्पियर। यस या नो? ठीक है। तो ये आपका पावर है जिसके बारे में हम एक एक करके डिस्कशन करेंगे। पावर फैक्टर। पावर फैक्टर क्या है बताओ? टोटल पावर का वो हिस्सा जिसे आप क्या कर पा रहे हो? यूज कर पा रहे हो। यस या नो? टोटल पावर का वो हिस्सा जिसे आप यूज कर पा रहे हो, दैट इज व्हाट? पावर फैक्टर। और हमने क्या देखा था? हमने क्या देखा था? हमने क्या देखा था यहाँ पे कि जो पावर फैक्टर है किसके बराबर था? कॉस फाई के बराबर था, ठीक है ना? कॉस फाई के बराबर। सर इसका कोई दूसरा तरीका है? हाँ है। देखो, जो एक्टिव पावर है दैट इज, सपोज वो एक्स एक्सिस पे है, तो जो रिएक्टिव पावर होगा कहाँ पे होगा? वाई एक्सिस पे। कहाँ पे होगा? वाई एक्सिस पे। और अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, दैट इज व्हाट? कॉम्प्लेक्स पावर। मतलब
अपरेंट पावर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे अगर ये फाई है, चलो एक बार सारी चीजें बताना जरा, तो आप बताओ मुझे साइन फाई, आप बताओ मुझे कॉस फाई, और आप बताओ मुझे टेन फाई। जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, व्हाट इज साइन फाई? अरे ट्राइंगल देखो, बताओ। साइन फाई इज व्हाट? क्यू अपॉन यस। कॉस फाई इज व्हाट? पी अपॉन एस। और टेन फाई इज व्हाट? क्यू अपॉन पी। बोलो हाँ या ना, आ रही बात समझ में? ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको समझ सकते हो। साइन फाई क्यू बाई एस, कॉस फाई पी बाई एस, टेन फाई पी क्यू बाई। क्लियर है क्या? तो यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं? दैट इज नोन एज पावर ट्राइंगल। इसको क्या बोलते हैं? पावर ट्राइंगल। ठीक है, और कई बार ये ट्राइंगल आपको ऐसे दिखेगा कि पावर का यूनिट क्या होता है? किलोवाट। रिएक्टिव पावर का यूनिट क्या होता है? के वी ए आर। तो ए बेसिकली किस में आ जाएगा? बोलो जल्दी, सिंपली के वी ए। ठीक है, तो यहाँ पे आप चाहे तो यस स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर लिखो, या फिर कई बार आपको क्या मिलेगा देखने को कि केवीए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू किलोवाट का होल स्क्वायर प्लस केवी ए आर का होल स्क्वायर। ये सुनो, ठीक है, जो चीजें आपके सामने ही चल रही हैं, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं बता रहा हूं मैं। सारी बातें क्लियर हैं क्या? व्हाट इज फाई? व्हाट इज फाई? एनीवन? व्हाट इज फाई? पावर फैक्टर एंगल। ठीक है, पावर फैक्टर एंगल। बहुत सारे क्वेश्चन आते, बहुत ध्यान से समझेंगे। पावर फैक्टर एंगल, डन। अच्छा, किसी ने बोला कि क्या हमें एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर और अपरेंट पावर एक दूसरे के टर्म्स में देखने को मिल सकते हैं क्या? कि ए आपका हो गया P, और ये आपका हो गया Q, और ये हो गया S, और ये क्या हो गया फाई। बहुत ध्यान से समझेंगे। तो अब बताओ जरा, कॉस फाई क्या था? व्हाट इज कॉस फाई? P बाई S। तो P की वैल्यू क्या हो जाएगी? यस कॉस फाई। बोलो हाँ या ना। ठीक है, ये दूसरा साइन फाई क्या था? Q बाई S। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Q? यस इनटू साइन फाई। ठीक है, तो ये दो बातें भी अपन याद रखेंगे। सर P और Q में कोई रिलेशन है? तो हाँ, दोनों काम करो, दोनों को डिवाइड कर दो, दोनों को डिवाइड कर दो। साइन फाई अपॉन कॉस फाई, ध्यान से समझो। ये मान लो इक्वेशन नंबर 2, ये मान लो इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन नंबर 2 डिवाइड बाई इक्वेशन नंबर 1, तो क्या हो जाएगा? साइन फाई अपॉन कॉस फाई। बोलो हाँ या ना। साइन फाई अपॉन कॉस फाई, और Q बाई एस डिवाइड बाई P बाई एस, ये क्या हो जाएगा? टेन फाई इज इक्वल टू, जल्दी बोलो, टेन फाई इज इक्वल टू Q अपॉन P। इसका मतलब व्हाट इज Q? व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन Q एंड P? तो दैट इज P tan फाई। समझ में आया क्या? ठीक है, देखो सारे रिलेशन इंपॉर्टेंट है। रिलेशन इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि अगर अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछेंगे वो, अगर आपको सारे तरीके पता है तो क्वेश्चन इजीली कर जाओगे। नहीं तो फिर क्या होगा, जो डेरिवेशन मैं यहाँ पे करने में टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, कहीं ना कहीं वही डेरिवेशन तुम्हें वहां पे करना पड़ेगा। ठीक है, अगर बेटर होगा कि सारी चीजें आपको पता हो। अरे बस समझ में,
सारे फॉर्मूले, अब जैसे मान लो कई बार होगा कि तुम्हें पावर फैक्टर एंगल दे दिया, एक्टिव पावर दे दिया, पूछ लिया रिएक्टिव पावर, तो हम इतना लंबा चौड़ा प्रोसेस क्यों करेंगे? अगर मुझे डायरेक्ट याद है तो मैं बता सकता हूँ ना, एक्टिव पावर है मेरे पास, पावर फैक्टर एंगल है, तो डायरेक्टली मैं क्या बता सकता हूँ? रिएक्टिव पावर। यस या नो? दूसरा तरीका क्या होगा कि आपके पास एक्टिव पावर है और पावर फैक्टर है, तो आप क्या करोगे? यस निकालोगे, इस यस को निकाल के यहाँ पे ले आओगे, फिर उसके बाद कॉस फाई दिया था तो साइन फाई निकालोगे, तो फिर क्या होगा? फिर आएगा। बट अगर यही डेरिवेशन आपको पता है तो आप सडनली आप कर सकते हो ना, पावर फैक्टर से पावर फैक्टर एंगल निकाला और उस एंगल का क्या ले लिया? tan ले लिया, और किसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया? एक्टिव पावर के साथ। तो ये आपका टाइम बचाएगा। ठीक है, तो जब भी टाइम मिले क्या करना है आपने? ऐसे सिंपल रफ लेके बैठ जाना है, उसके बाद ये सारे डेरिवेशन खुद से कर जाना है। ठीक है ना, तो चीजें सही हो जाएंगी। यहाँ तक कोई दिक्कत है? और मैक्सिमम टाइम आपसे एक क्वेश्चन पूछेगा क्या कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ क्यू। अगर अब जैसे देखो यहाँ पे मान लो अगर ये दिया हुआ है, अब P और Q दिया हुआ है तो यस हम इजीली निकाल लेंगे। यस इक्वल टू व्हाट बोलो? अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। ध्यान देना। और अगर यस और P दिया हुआ है तब Q कैसे निकालेंगे? जल्दी बोलो। अंडर रूट एस स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, या फिर P निकालना है, S और Q दिया है तो कैसे निकालेंगे? एस स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। बहुत बेसिक बेसिक सी बातें हैं, बट याद रखोगे आप। अच्छा, यहाँ पे मैंने अगर आपको याद हो तो एक बात भी बोली थी कि 2-3 टर्म्स हैं जिनको आप याद रखोगे तो आप चीजें आपके लिए सही रहेंगी, जैसे 3, 4 एंड 5। याद आ रहा है क्या कुछ? और बताओ 6, 8, 10। बस 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 3 से भी कर दो। बोलो 9, 12, 15। आ रही बात समझ में? ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आप वैसे वर्बली याद रखोगे तो बेसिकली टाइम कम लगेगा। क्या मतलब इसका? अगर किसी ने बोला कि एक्टिव पावर इज 6, रिएक्टिव पावर इज 8, तो आप बिना सोचे समझे बता सकते हो कि व्हाट इज अपरेंट पावर 10। समझ में आ गया? तो इस तरीके से चीजें, ये वो चीजें हैं जो आपके कैलकुलेशन को थोड़ा सा फास्ट बनाएंगी। डन यार? ओके, तो अगर बात करें पावर की, तो एक्टिव पावर क्या होता है? दैट इज आई स्क्वायर आर। रिएक्टिव पावर क्या होता है अगर प्योर इंडक्टर है? दैट इज आई आर एम एस का होल स्क्वायर इंटू एक्सएल। रिएक्टिव पावर फॉर कैपेसिटेंस दैट इज व्हाट? आई आर एम एस का होल स्क्वायर इंटू एक्स। अगर आपको याद हो तो अभी हमने जो इवनिंग वाले सेशन में क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं उसमें एक क्वेश्चन आया था परसों वाले सेशन में। यस या नो? याद आ रहा है? जहाँ पे बेसिकली V बाई जेड करके करंट निकाला था, उसके बाद 1/2 पाई एफ इंटू सी करके एक्स सी निकाला था। याद है क्या? ठीक है, तो और अभी तक तुम्हें खुद ही दिख गया होगा कि सिर्फ अकेले नेटवर्क से जितना आपने पढ़ा है उससे कितने ढेर सारे क्वेश्चन आ चुके हैं। यस या नो? ठीक है, तो हर क्लास उसी तरीके से इंपॉर्टेंट है, याद रखना। और कई ऐसे कॉन्सेप्ट भी आपको वहीं पता चले होंगे जो मैंने क्लास में नहीं डिस्कस किया होगा। नेटवर्क के बता रहा हूं मैं अभी, समझ हो नहीं? बाकी सारे सब्जेक्ट तो चलो आपने पढ़ा नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है यार, बहुत से कॉन्सेप्ट ऐसे होंगे ना जो सिर्फ हम किसके थ्रू बता सकते हैं? क्वेश्चंस के थ्रू। ठीक है, तो इस बात को जितना जल्दी समझ जाओगे उतना अच्छा रहेगा आपके लिए। जो सिर्फ सिलेबस कंप्लीट करने के लिए बैठे होते हो ना, तो उससे सिलेक्शन होता तो जो भी पढ़ रहा है सबका सिलेबस कंप्लीट ही होता है, याद रखना। ठीक है ना? सिलेबस कंप्लीट करना सिलेक्शन की 0% गारंटी देता है, 0%। ठीक है ना? ढंग से सिलेबस कंप्लीट करना ही बेसिकली आपका प्रॉपर देगा।
कि हाँ आप सेलेक्ट, इतना कॉन्फिडेंस देगा कि सेलेक्ट हो सकते हो। अगर आपको ऐसा लगता है कि सिलेबस कंप्लीट है तो ऐप पे सारे लेक्चर मैंने दिए हुए हैं, कर लो कंप्लीट। आ रही बात समझ में? ठीक है, तो इस चीज के लिए कभी भी सिलेबस कंप्लीट करने के पीछे मत भागो। ओब्वियसली सिलेबस कंप्लीट करेंगे बट सॉलिडली करेंगे, ये नहीं कि जल्दी जल्दी भगा के खत्म कर दिया जाओ तुम घर जाओ। ठीक है ना? तो एक्टिव पावर इज व्हाट, आई स्क्वायर आर, रिएक्टिव पावर इज व्हाट, आई आर एम एस का होल स्क्वायर इनटू एक्सएल। अभी मैं यहाँ पे याद रखना सिर्फ और सिर्फ किसके बारे में बात कर रहा हूँ, तो मैं बात कर रहा हूँ मैग्नीट्यूड के बारे में। ठीक है ना? मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ, मैग्नीट्यूड के बारे में। अभी साइन वाइन का जो चक्कर है अभी यहाँ पे देखेंगे डिटेल में। डन। अब हमें अगर बात करें कॉम्प्लेक्स पावर की, चलो कॉम्प्लेक्स पावर की, तो व्हाट इज कॉम्प्लेक्स पावर, P प्लस जे क्यू, P प्लस जे क्यू। ठीक है ना? कॉम्प्लेक्स पावर इज व्हाट, P प्लस जे क्यू। और ये जो कॉम्प्लेक्स पावर का फॉर्मूला है, कल हमारी बातें हुई थी, क्या था वो, V इंटू आई का कंजुगेट, V इंटू आई का कंजुगेट। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे एक बार फिर से समझना, जैसे अगर मान लीजिए कि भी टी की बात करें और आई टी की बात करें, ठीक है, भी और आई, मान लीजिए कुछ भी वैल्यू हमें लेनी है, तो मैंने क्या ले लिया, ही एम कॉस ओमेगा टी प्लस थीटा, ही बोल रहा हूं मैं इससे। ठीक है ना? बहुत ध्यान से सुनना, थीटा ही बोल रहा हूं। और दिस इज व्हाट, आई एम कॉस ओमेगा टी प्लस थीटा आई प्लस थीटा आई। ठीक है, तो थीटा भी एंड थीटा आई। चलो एक काम करते हैं, यहाँ पे थीटा वन ले लेते हैं, दैट इज थीटा भी, और थीटा टू ले लेते हैं, थीटा आई। तो ये बात आप दिमाग में रखोगे, ठीक है ना, ताकि यहाँ पे चीज़ें हमारे लिए आसान हो जाए बार बार लिखना। थीटा वन थीटा टू, डन। ओके, ये कौन सा रिप्रेजेंटेशन है ये बता दो, ये कौन सा रिप्रेजेंटेशन है, टाइम डोमेन। ठीक है ना, ये टाइम डोमेन रिप्रेजेंटेशन है। अब अगर देखा जाए तो मुझे इसका अगर क्या बोलते हैं कि फेजर रिप्रेजेंटेशन में लिखना हो तो कैसे लिखूंगा मैं, वी एम एंगल थीटा वन, और इसको क्या लिखूंगा मैं, आई एम एंगल थीटा टू। बोलो हाँ या ना? ठीक है, एनी कंफ्यूजन यार? डन, ओके। तो अभी ये जो वैल्यू है दैट इज व्हाट, मैक्सिमम या आरएमएस, दिस इज व्हाट, दिस इज मैक्सिमम। तो अगर आपने कॉम्प्लेक्स पावर निकालने की कोशिश करी बाय द फॉर्मूला कि ही, इसको अपन ऐसे लिखते हैं ना, इस चीज को अपन ऐसे लिख सकते हैं, मतलब ये तो टाइम डोमेन हो गया। अगर फ्रीक्वेंसी डोमेन में आए इसको लिखते हैं ऐसे, दिस इज व्हाट, फेजर रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, क्या मतलब है, मैग्नीट्यूड भी है इसके अंदर और डायरेक्शन भी है, यस या नो, मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। ओके, तो यस, कॉम्प्लेक्स पावर क्या हो जाएगा, तो वेक्टर भी इंटू वेक्टर आई का, वेक्टर आई का कंजुगेट।
ठीक है ना। अब यहाँ पे एक चीज जो समझने वाली है कि अभी जो कॉम्प्लेक्स पावर आएगा ये मैक्सिमम आएगा आरएमएस आएगा, जल्दी बोलो, मैक्सिमम या आरएमएस? इट विल बी मैक्सिमम, इट विल बी मैक्सिमम। क्यों? क्योंकि जो आपने वोल्टेज लिया ये भी क्या है, मैक्सिमम। समझ में आया क्या? ये क्या है, मैक्सिमम। बट हमारा जो याद रखना, हमें जब भी निकालना है हमेशा हम कौन सा पावर निकालते हैं, आरएमएस। इसका मतलब उसके लिए कॉम्प्लेक्स पावर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, उसके लिए तो दैट इज व्हाट, वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस का कंजुगेट। क्या ये बात क्लियर है सबको? तो अगर इस क्वेश्चन में अगर मुझे ये निकालना होता वी आर एम एस आई आर एम एस, तो मैंने सिंपली क्या करना था, मैक्सिमम डिवाइड बाई रूट 2 एंड आई एम डिवाइड बाई रूट 2। बोलो हाँ या ना। ये छोटी छोटी बातें ही हैं जो आपका क्वेश्चन गलत करवाएंगे। अगर आपका इस पे आपको कॉन्फिडेंस आ गया तो प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, याद रखना इस बात को। ठीक है। तो अगर कोई ये बोले कि सर मुझे आरएमएस निकाल के दिखाओ, तो सिंपली क्या हो जाएगा, जल्दी बोलो, व्हाट इज वी आर एम एस, पी एम बाई मतलब वोल्टेज रूट 2, और व्हाट इज आई आर एम एस, तो अच्छा एंगल क्या हो जाएगा, φ1, और मैक आई एम इंटू रूट 2, एंगल क्या हो जाएगा, φ2। ठीक है ना। तो ये बात भी आप दिमाग में रखोगे। यहाँ तक कोई दिक्कत है? तो याद रखना, हमारे लिए इंपॉर्टेंट फॉर्मूला कौन सा है जिसको हमें याद रखना है, तो दैट इज दिस वन। तो एस इक्वल टू वी आर एम एस आई आर एम एस का कंजुगेट। अगर हम सिर्फ फेजर में अब बात करते हैं, इसमें फेजर में बात करें तो वोल्टेज क्या लिखा था आपने, वोल्टेज क्या लिखा था, वी एम एंगल एंगल φ1, और वी आर एम एस क्या लिखा आपने, भी, देखो यहाँ पे एक बात समझो, वी आर एम एस एंगल φ1, बोलो हाँ या ना, बोलो। अरे क्या है ये, वेक्टर है ना, वेक्टर में क्या होता है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, जैसे नो। यहाँ पे भी क्या है, ए बेसिकली वेक्टर है, वेक्टर में क्या होता है, मैग्नीट्यूड और ए डायरेक्शन, सिंपल तो है। नहीं समझ में आया? अरे यार ए जस्ट एक बात बताओ, मैंने बोला कि 3 + 4j दैट इज वोल्टेज, तो इसे आप क्या बोलोगे, ए बोलोगे या ए बोलोगे, बोलो बोलो, दैट इज फर्स्ट वन ना। तो फिर ए क्या है, 5 है, और क्या है, इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा, 3 और 4 जेगा 5, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, 5। समझ में आ रहा है कि नहीं? अरे कोई बहुत बड़ी बात नहीं बोली यार मैंने, देखो मैंने बोला कि वोल्टेज इज 3 + 4j, वोल्टेज इज 3 + 4j। अब इसको पोलर फॉर्म में लिखो, अब ए किसकी वैल्यू है, तो एक्चुअली ए ही आरएमएस का वेक्टर है। अगर कुछ नहीं दिया है तो आरएमएस वैल्यू मानेंगे, कुछ नहीं दिया है तो आरएमएस मानेंगे, याद रखना हमेशा। अब इसका मैग्नीट्यूड भी होगा और इसका डायरेक्शन भी होगा, तो मैग्नीट्यूड कितना आएगा 5, एंगल कितना आएगा 53, बोलो हाँ या ना। तो अब मुझे कैसे पता, अगर मैंने बोल दिया कि ये इसका मैग्नीट्यूड 5 है, अब वो 5 मैक्सिमम है या आरएमएस है, ऑब्वियस सी बात हो क्या है, आरएमएस है। समझ में आया कि नहीं आया, ये लाइन क्लियर हुई? अगर उसने बोला होता कि 3 + 4j इज मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू, तब हमने क्या करना था, 5 इज वॉट Vm, और एंगल तो वही रहेगा, डन। बट याद रखना, हमें हमेशा कौन सा यूज करना है, दिस वन, ठीक है ना, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए।
देखो कंफ्यूज ना हो इसीलिए इतना डिटेल में पढ़ा रहा हूं। अगर कंफ्यूज करना होता तो ये टॉपिक नहीं चैप्टर ही खत्म हो गया होता। ठीक है ना। तो वी आर एम एस इक्वल टू वॉट, वी आर एम एस एंगल फाइव वन। इन द सेम मैनर, इन द सेम मैनर वोल्टेज का बोलो आप। चलो आपको कंफ्यूजन हो रहा है, मैं यहाँ पे मैक्सिमम लिख देता हूँ। ठीक है। चलो अब इसी तरह इसका बोलोगे आप। आई एम का वेक्टर क्या हो जाएगा, आई एम एंगल फाइव टू। और व्हाट इज आई आर, आर एम एस वेक्टर क्या हो जाएगा, सॉरी हाँ ठीक है ना, क्या हो जाएगा आई आर एम एस एंगल फाइव टू। ठीक है ना। आगे सारा डिस्कशन इन्हीं पे होने वाला है, इसलिए बहुत अच्छे से समझ लो। अभी किसी को कंफ्यूजन तो नहीं है यार। जब भी दिया जाएगा एस इक्वल टू पी प्लस जे क्यू, अभी यस दो चीज हो सकती है, या तो ये आरएमएस होगा या तो ये मैक्सिमम होगा। यस या नो। अब मैंने बोला कि एस इक्वल टू थ्री प्लस फोर जे या फिर सिक्स प्लस एट जे, तो आप बोलोगे कि कॉम्प्लेक्स पावर इज टेन। तो अभी टेन मैक्सिमम भी हो सकता था, आरएमएस भी हो सकता था, बट जब तक स्पेसिफाई नहीं करेगा हम हमेशा क्या मानेंगे इसे, आरएमएस। बस यही छोटी सी बात आपसे बोलना चाह रहा हूं मैं। डन। जब तक मेंशन नहीं करेगा आप इसे आरएमएस कंसीडर करोगे। ठीक है। तो इसके बिहाफ पे एक बात बता दो जरा। इसके बिहाफ पे अगर मैं पूछूं कि इसके बिहाफ पे देखो, अगर मैं पूछूं एस एम, बताओ जरा क्या होगा। एस एम वी एम इंटू आई एम का कंजुगेट, बोलो हाँ या ना, बोलो यार ऐसे नो। ठीक है। और अगर मैं अब जो एक्चुअल फॉर्मूला है दैट इज व्हाट, कॉम्प्लेक्स पावर, मैं इसमें आरएमएस नहीं लगा रहा हूं, समझ जाओ कि ये आरएमएस है। ठीक है, क्योंकि हर बार यही होने वाला है। यहां पे क्या लिखेंगे, वी आरएमएस का कंजुगेट आई आरएमएस का, सॉरी वी आरएमएस इंटू आई आरएमएस का कंजुगेट, दैट्स इट। तो उम्मीद है कि आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। इसी को मुझे फेजर में ड्रॉ करना है, इसी को मुझे फेजर में ड्रॉ करना है। चलो तो मान लीजिए एक एक फेजर है। ठीक है। और रेफरेंस हमेशा हमारा क्या होता है, ये थीटा इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, जिसको अपन कॉस थीटा भी बोल देते हैं। अब यहां से मुझे वोल्टेज ड्रॉ करके बताओ, करंट ड्रॉ करके बताओ। देखो पहले वोल्टेज, तो वोल्टेज, अच्छा यहाँ पे जो भी चीजें ड्रॉ करी जाएंगी किसके बिहाफ पे, आरएमएस। ठीक है ना, ये याद रखना। चलिए बताइए, वोल्टेज को मुझे ड्रॉ करना है, दिखाना है, तो क्या दिखाऊंगा मैं, वी आरएमएस एंगल फाइव वन, मतलब यहां से कितना एंगल बनाएगा, फाइव। यस या नो, कितना एंगल बनाएगा, दैट इज फाइव। यहां पे मान लीजिए ए है वी आरएमएस एंगल फाइव वन, बहुत ध्यान से सुनना, और ए आपका क्या है, आई आरएमएस एंगल फाइव टू। क्या मतलब है इसका, ये वी आरएमएस मतलब मैग्नीट्यूड इतना है और एंगल कितना है, फाइव वन। एंगल कितना है, फाइव वन, कहां से, कहां से, रेफरेंस से, वेरी गुड, यहां से। आई बात समझ में। तो दैट इज व्हाट, दैट इज व्हाट, दैट इज फाइव वन। दूसरा, दूसरा आपका क्या है, फाइव टू। बताओ फाइव टू कहां से है, रेफरेंस से, कितना हो गया, दिस वन। यस या नो, क्लियर है क्या। बट हमें हमेशा याद रखना, जो पावर फैक्टर होता है ना, पावर फैक्टर, दैट इज द एंगल बिटवीन, एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट कंसीडर करते हैं। जो पावर फैक्टर एंगल होता है वो हमेशा क्या लेते हैं, एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट, बोलो हाँ या ना, यही होता है ना। तो अब बताओ,
अगर वोल्टेज का एंगल फाई 1 है, वोल्टेज का करंट का एंगल फाई 2 है, तो दोनों के बीच में एंगल कितना होगा? फाई 1 माइनस, मतलब ए वाला एंगल हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ना, ए वाला एंगल हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, दैट इज व्हाट, सपोज फाई, सिंपली फाई। अब बताओ व्हाट इज फाई? पावर फैक्टर एंगल, तो दैट इज व्हाट, एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। तो पावर फैक्टर एंगल इज व्हाट, फाई। तो वोल्टेज और करंट के बीच एंगल कितना है? फाई 1 माइनस फाई 2। यस या नो? एक बार बताओ, कौन लीड कर रहा है, कौन लैग कर रहा है? वोल्टेज क्या कर रहा है? लीड कर रहा है। करंट क्या कर रहा है? लैग कर रहा है। तो यहां पे हम देख सकते हैं कि वोल्टेज क्या कर रहा है? लीड कर रहा है, और करंट आपका क्या कर रहा है? लैग कर रहा है। एक बात बताओ, वोल्टेज लीड कर रहा है, करंट लैग कर रहा है, इसका मतलब जो पावर फैक्टर है उसका जो नेचर होगा, क्या लगता है, लीडिंग या लैगिंग? देखो, लीडिंग या लैगिंग हमेशा कौन डिसाइड करता है? करंट। पहली बात तो दिमाग में ये बैठा लो, हमेशा कौन डिसाइड करता है? करंट। तो अगर करंट लैग कर रहा है तो पावर फैक्टर का नेचर क्या है? लैगिंग। अगर करंट लीड कर रहा है तो पावर फैक्टर का नेचर कैसा है? लीडिंग। क्लियर बात? तो यहां पे करंट क्या कर रहा है? लैग कर रहा है, तो इसका मतलब पावर फैक्टर का नेचर कैसा हो जाएगा? लैगिंग। बोलो हाँ या ना? या फिर पावर फैक्टर का नेचर कैसा हो जाएगा? लैगिंग किसका नेचर होता है? इंडक्टिव का, इंडक्टिव लोड का। बोलो हाँ या ना? लैगिंग किसका नेचर होता है? इंडक्टिव लोड का। क्या इतनी बातें हमें क्लियर है क्या? ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर है पूरे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का, याद रखना। ठीक है ना? तो इसको उतनी ही शिद्दत के साथ समझना जितनी शिद्दत के साथ पढ़ाया जा रहा है। ओके, तो पावर फैक्टर का जो नेचर है दैट इज व्हाट, लैगिंग। तो मतलब एक तरीके से ऐसा सिचुएशन कब क्रिएट होगा, जब नेचर कैसा होगा? इंडक्टिव लोड। व्हाट इज मीनिंग ऑफ इंडक्टिव लोड? या तो आरएल हो, या अगर आरएलसी है भी तो उसमें इंडक्टिव वाला जो बिहेवियर है वो डोमिनेट करे। ठीक है ना? डजंट मीन कि सिर्फ आरएल हो, आरएलसी भी हो सकता है, बट जो इंडक्टिव नेचर है वो क्या करना चाहिए? डोमिनेट करना चाहिए। क्लियर है क्या बात? ठीक है, ओके। अब यहां पे आपने क्या देखा, मैं पहला मान लो एक पहला केस है ये, दैट इज फर्स्ट केस, जिसमें मैंने क्या लिया? वोल्टेज को लीड करा दिया, करंट को लैग करा दिया। तो पावर फैक्टर एंगल इज व्हाट, एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। व्हाट इज पावर फैक्टर एंगल? फाई 1 माइनस फाई 2। अब वोल्टेज लीड कर रहा है, करंट लैग कर रहा है, तो हमें समझ में आ गया पावर फैक्टर क्या है? लैगिंग। और अगर वैसे देखा जाए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पावर फैक्टर? तो पावर फैक्टर इज व्हाट, कॉस ऑफ फाई। यस या नो? पावर फैक्टर इज कॉस ऑफ फाई। यहां तक सारी बातें क्लियर है क्या? अब इस केस में, इसी केस में हम निकालते हैं कॉम्प्लेक्स पावर। इसी केस में जो अभी बात हुई है, जिसमें वोल्टेज क्या कर रहा है? लीड कर रहा है, करंट क्या कर रहा है? लैग कर रहा है, तो हम क्या निकालते हैं? कॉम्प्लेक्स पावर। व्हाट इज कॉम्प्लेक्स पावर? जल्दी बोलो, अब तो रट जाना चाहिए। वी आर एम एस आई आर एम एस का कंजुगेट। यस या नो? ठीक है ना? वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस का कंजुगेट। मैंने फिर से बोल रहा हूँ कि अभी मैं मैक्सिमम नहीं ले रहा हूँ, जो भी डेरिवेशन करूंगा, जो भी चीजें चलें, सब किस पे चलेंगी? आर एम एस पे। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट यस कौन सी वैल्यू है? आर एम एस। देखो, तो मुझे निकालना है कॉम्प्लेक्स पावर। अब भी आर एम एस की वैल्यू बताओ। आर एम एस एंगल फाई 1, वेरी गुड। ही आर एम एस एंगल फाई 1। बोलो हाँ या ना? कहाँ से लिख रहा हूं मैं, देखो ना ये, देखो, वी आर एम एस क्या लिखा था? वी आर एम एस एंगल फाई 1 ना। इसी तरह आई आर एम एस का कंजुगेट बताओ। पहले आई आर एम एस बता दो। आई आर एम एस एंगल फाई 2 का कंजुगेट। यस या नो? तो अब बताओ क्या होने वाला है? भी आर एम एस एंगल फाई 1, उसके अलावा
बोलो जरा, आई आर एम एस एंगल माइनस फाई टू, ऐसे नो, ठीक है। अब इसको सॉल्व करने तो आता है हमें, कॉम्प्लेक्स नंबर उसी लिए तो सीखा है हमने। चलो बताओ जरा कितना आ जाएगा, वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस एंगल फाई वन माइनस फाई टू। अब समझ में आया, अगर आपने यहाँ पे कंजुगेट नहीं लिया होता तो एंगल क्या आना था, प्लस, एंगल क्या आना था प्लस, बट हमें यहाँ पे क्या चाहिए होता है, पावर फैक्टर एंगल। एंड व्हाट इज पावर फैक्टर एंगल, एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट, और एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट इज व्हाट, फाई वन माइनस फाई टू या फाई वन प्लस फाई टू, फाई वन माइनस फाई टू। तो यहाँ पे फाई वन माइनस फाई टू आने के लिए हमें क्या लेना पड़ेगा, कंजुगेट। आगे बस समझ में, ठीक है ना। तो ये छोटी छोटी बातों का आप ध्यान रखोगे। खैर, तो वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस, फिर से बताओ ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी या स्केलर क्वांटिटी। इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड है या मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है, इसमें वी आर एम एस में सिर्फ मैग्नीट्यूड है, और इसमें मतलब इसमें, आगे बात समझ में, तो ये चीज का आप ध्यान रखना, क्योंकि इसमें जो डायरेक्शन था वो हमने इधर निकाल लिया, तो सिर्फ मैग्नीट्यूड बच रहा है। कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, याद रखना। अगर मुझे उसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों दिखाना होगा तो मैं सिंपली क्या करूंगा, वेक्टर लगा दूंगा, ठीक है। अगर वेक्टर नहीं लगाया तो समझ जाओ कि सिर्फ और सिर्फ क्या है, ये मैग्नीट्यूड है। तेरे क्या यार, ओके। तो क्या हम इसे ओपन कर सकते हैं क्या, बोलो यार। अगर हम इसे ओपन करते हैं तो कितना आएगा, बोलो। अब देखो हमें पता है कि एक किसके अच्छा इसमें मैं क्या लिखूं, लाइक दिस इज व्हाट, वेक्टर या स्केलर, दैट इज वेक्टर, और एक कौन सी क्वांटिटी, ठीक है ना। चलो, अब हमें पता है कि मतलब एक कहीं ना कहीं किसके जैसा बन रहा है, आर एंगल थीटा, आर एंगल थीटा, और आर एंगल थीटा को ओपन करो जरा, आर कॉस थीटा प्लस जे आर साइन थीटा, यही तो पढ़ा है हमने, बस ओपन करो जरा, क्या हो जाएगा, बोलो, वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस कॉस ऑफ थीटा वन माइनस थीटा टू, यस या नो, क्लियर है क्या। वोल्टेज हमने फाई वन लिया था, करंट फाई टू लिया था ना, वी आर एम एस आई आर एम एस कॉस थीटा वन माइनस थीटा टू प्लस जी वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस साइन ऑफ फाई वन माइनस फाई टू, यस या नो, साइन ऑफ फाई वन माइनस फाई टू, ये किसकी वैल्यू आ रही है, कॉम्प्लेक्स पावर की, बोलो हाँ या ना। अब एक बात बताओ यार, कि ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, आप कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है, व्हाट इज कॉम्प्लेक्स नंबर, पी प्लस जे क्यू। तो क्या आपको ये देख के नहीं लग रहा कि ये किसकी वैल्यू आ चुकी है, बोलो यार, पी की, और ये आपकी ये वाली वैल्यू, ये किसकी वैल्यू है, क्यू की, यस या नो, दिस इज पी, दिस इज क्यू। तो यहां से हम डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, पी और क्यू की वैल्यू, हम यहां से डायरेक्टली लिख सकते हैं पी और क्यू की वैल्यू। तो बताओ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पी, जल्दी बोलो, वी आर एम एस आई आर एम एस इंटू कॉस फाई वन माइनस फाई टू लिखूं, या सिंपली क्या लिख सकता हूं, फाई, तो वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस कॉस ऑफ फाई, और व्हाट इज द वैल्यू ऑफ क्यू हियर, तो वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस साइन ऑफ फाई। डेरिवेशन क्लियर हुआ क्या, ठीक है। तो P इक्वल टू वॉट, वी आर एम एस इंटू आर, फिर से बताओ जरा, ये क्या है, मैग्नीट्यूड, ये वेक्टर है स्केलर है,
स्केलर, इसमें सिर्फ क्या है, मैग्नीट्यूड, इसमें सिर्फ क्या है, मैग्नीट्यूड। आगे बात समझ में। तो जब जब ये फॉर्मूला यूज करते हो तो यहाँ पे हमें सिर्फ वोल्टेज के मैग्नीट्यूड से मतलब होता है। क्यों? क्योंकि डायरेक्शन इसमें इन्वॉल्व हो जाता है। आगे बात समझ में। तो पी इज वॉट, वी आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाई, क्यू इज वॉट, वी आर एम एस आई आर एम एस इंटू साइन फाई। क्लियर हुआ? तो अब यहाँ पे देखो, ये जो अगर देखा जाए, अगर साइन देखो आप, साइन देखो आप, तो ये क्या है, P प्लस जे क्यू, P प्लस जे क्यू। क्या मतलब इसका, यहाँ पे जो रिएक्टिव पावर है, ये जो Q है, एक बार बताना, अभी फाई क्या लिखा था हमने, फाई वन माइनस फाई टू। एक बार बताओ, फाई वन माइनस फाई टू, फाई वन माइनस फाई टू, ये वैल्यू पॉजिटिव आएगी निगेटिव आएगी? फाई वन माइनस फाई टू पॉजिटिव आएगा निगेटिव आएगा? पॉजिटिव आएगा। अगर पॉजिटिव है, फाई वन माइनस फाई टू पॉजिटिव है, अगर फाई वन माइनस फाई टू इज ग्रेटर देन जीरो, इसका मतलब फाई इज ऑल्सो ग्रेटर देन जीरो ना। तो बताओ ये वैल्यू पॉजिटिव रहेगी निगेटिव रहेगी? पॉजिटिव रहेगी। क्या रहेगी ये वैल्यू, पॉजिटिव। और ए भी वैल्यू क्या रहेगी, पॉजिटिव। बहुत ध्यान से समझना, ये मैं अभी जो सेकंड वाला केस है ना, उसके लिए प्लेटफॉर्म बिल्डअप कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे हम कंक्लूड क्या कर सकते हैं कि रिएक्टिव पावर इज पॉजिटिव फॉर व्हाट, इंडक्टिव लोड। बोलो हाँ या ना, बोलो यार। देखो ना, सबसे यही तो प्रूव किया मैंने। यहाँ पे देखो क्यू क्या आ रहा है, पॉजिटिव, यहाँ पे माइनस तो नहीं है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर इंडक्टिव लोड है तो रिएक्टिव पावर क्या होने वाला है, पॉजिटिव। तो जब भी आप देखोगे पी प्लस जे क्यू, कॉम्प्लेक्स पावर इज, जैसे कॉम्प्लेक्स पावर इज 8 प्लस 6J, तो समझ जाओ कि लोड का नेचर कैसा है, इंडक्टिव है। आई बात समझ में? वही 8 माइनस 6J होगा तो कैपेसिटिव कैसे होगा, वो अभी नेक्स्ट केस में डिस्कस करेंगे। आई बात समझ में? जब भी आ जाए 3+4J इस तरीके से A प्लस जे बी के फॉर्म में आ जाए तो समझ जाओ कि लोड का नेचर कैसा है, इंडक्टिव है। डोमिनेंट कौन कर रहा है, इंडक्टेंस। ठीक है। तो S इज इक्वल टू पी प्लस जे क्यू। कंक्लूजन क्या निकला कि अगर S इज इक्वल टू पी प्लस जे क्यू है, अगर S इज इक्वल टू पी प्लस जे क्यू है, तो यहां से आप क्या क्या कंक्लूजन निकाल सकते हो, जल्दी बोलो। पहला कि जो लोड है, लोड का नेचर वो कैसा है, इंडक्टिव। लोड का नेचर कैसा है, दैट इज इंडक्टिव। दूसरा, ये जो लोड है, लोड का पावर फैक्टर कैसा है, दैट इज लैगिंग। ठीक है। तीसरा, जो लोड है उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स हो सकते हैं, बोलो जरा। दो पॉसिबिलिटी है, क्या क्या, या तो RL होगा, या तो RL होगा, या तो अगर RLC हुआ, अगर RLC हुआ तो इस समय याद रखना XL मस्ट बी ग्रेटर देन XC, मतलब वो आपका डोमिनेट करेगा। तो ये तीन कंक्लूजन हमें P प्लस जे क्यू से निकालने हैं। ठीक है। और क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं, अगर P प्लस जे क्यू है, और एक कंक्लूजन और निकाल सकते हो आप, क्या कि जो आपका करंट है, जो आपका करंट है वो लैग कर रहा है, किससे, वोल्टेज से। करंट लैग्स फ्रॉम वोल्टेज। बोलो हाँ या ना। या फिर क्या बोल सकते हो, वोल्टेज लीड्स फ्रॉम करंट। ठीक है यार, करंट लैग्स फ्रॉम वोल्टेज या फिर वोल्टेज लीड्स फ्रॉम करंट। करंट लैग्स फ्रॉम वोल्टेज बाई एंगल फाई, लीड्स फ्रॉम वोल्टेज बाई एंगल अगेन फाई।
ठीक है ना, जिस एंगल से लीड कर रहा हो उस एंगल से, वो भी हो सकता था 360 माइनस फाइव, बट उसके अभी अपन कंफ्यूजन नहीं रखते। सर ये फाई निकालेंगे कैसे इस लोड को देख करके, एनीवन फाई निकाल सकते हैं क्या? अभी तो बात हुई थी tan इनवर्स क्यू बाई पी, दैट इज द फाई। बोलो हाँ या ना। क्वेश्चन यही होंगे, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं आएगा, याद रखना। ठीक है, ओके। तो ये हमने कौन सा लिया था, केस वन, कहाँ गया वो, केस वन ए वाला। ठीक है ना, केस वन क्या था कि वोल्टेज क्या कर रहा हो, लीड कर रहा हो, करंट क्या कर रहा हो, लैग कर रहा हो। अब केस टू क्या हो जाएगा, केस टू क्या हो जाएगा, आपका जो करंट है वो क्या कर रहा हो, लीड कर रहा हो, एंड आपका जो वोल्टेज है वो आपका लैग कर रहा। तो अब यहाँ पे सोचो जरा, यहाँ पे क्या बनाएंगे, ठीक है। तो करंट क्या कर रहा हो, लीड कर रहा हो, तो ये क्या हो जाएगा, आई आर एम एस एंगल, क्या लिया था फाई टू, और ये क्या हो जाएगा, ही आर एम एस एंगल फाई वन, ऐसे लिया था ना। देखो चेंज नहीं करना है, करंट के लिए फाई टू ही लेना है और इसके लिए फाई वन ही लेना है, जैसे नो। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये कितना एंगल है, फाई वन, ये कितना एंगल है, फाई टू। ठीक है ना, एंगल कितना है, फाई टू। अब अभी हमने स्टार्टिंग में अगर आपको याद हो तो फाई की बात करी थी, फाइव वन, फाइव वॉट, फाई वन माइनस फाई टू। बट यहाँ पे अगर आप देखो तो फाई टू ज्यादा है और फाई वन क्या है, कम है। इसका मतलब ये जो वैल्यू आएगी दैट इज लेस देन जीरो ना। बोलो हाँ या ना, बहुत ध्यान से समझना ये। मतलब यहाँ पे जो पावर फैक्टर एंगल है वो क्या हो चुका है, निगेटिव हो चुका है। क्योंकि देखो वोल्टेज, जो पावर फैक्टर एंगल होता है क्या होता है, बिटवीन वोल्टेज एंड, एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। तो एंगल क्या है फाई वन और ये क्या है फाई टू, फाई वन माइनस फाई टू। तो अब फाई टू ज्यादा है तो ऑब्वियस सी बात है पावर फैक्टर एंगल क्या आ चुका है, निगेटिव आ चुका है। बस इतनी सी बात हमें ध्यान में रखनी है। ठीक है, फिर से वही सारा प्रोसीजर क्या हो जाएगा, यस इज इक्वल टू, बोलो जल्दी रिवीजन, लो भी आर एम एस एंगल फाई वन इंटू आई आर एम एस एंगल फाई टू का कंजुगेट। ठीक है ना, यहाँ पे क्या हो जाएगा, वी आर एम एस आई आर एम एस एंगल फाई वन माइनस फाई टू। कोई दिक्कत तो नहीं है, एक स्टेप में बीच में नहीं लिख रहा हूँ। ओबीसी बात है, फाई वन यहाँ पे कंजुगेट लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस फाई टू, और दोनों ऐड हो जाएगा तो फाई वन माइनस फाई टू, दैट इज व्हाट, कॉम्प्लेक्स पावर। अब जरा इसको ओपन कीजिए, कितना हो जाएगा, वी आर एम एस आई आर एम एस कॉस ऑफ फाई वन माइनस फाई टू प्लस, ऐसे लिख दे रहा हूं कंफ्यूज मत होना, प्लस जे, सॉरी, प्लस जे वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस साइन ऑफ फाई वन माइनस फाई टू। ठीक है, तो यहाँ पे देखो जरा, एस इजक्वल टू क्या आ चुका है, पी प्लस, मतलब ये जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू है, ये वाली वैल्यू एक, एक इसके लिए है, इसके लिए ये पी के लिए, और ये आपका किसके लिए है, ये आपका क्यू के लिए है, जैसे नो।
तो अग यहां पे ध्यान से देखो, तो अगर अगर आ जाए तो क्या हो जाएगा, भी आर एम एस इंटू आई आर एम एस कॉस ऑफ। अब एक बात बताओ, फाइव वन माइनस फाइव टू इज वॉट, नेगेटिव, लेस देन जीरो। और कॉस माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा ही होता है। तो क्या उसके निगेटिव होने का असर एक्टिव पावर पे पड़ेगा क्या, नहीं, ये अभी भी क्या रहेगा, पॉजिटिव। बोलो हाँ या ना। देखो ना, फिर से देखो, यहाँ पे कॉस, मान लो मैंने ले लिया कि ये निगेटिव आ रहा है, निगेटिव मतलब यहाँ पे क्या लिखूंगा आप, माइनस फाइव। एक काम करते हैं, कॉस ऑफ माइनस फाइव लिख लेते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक में एक बात बताओ, कॉस माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। तो क्या हो जाएगा, भी आर एम एस आई आर एम एस कॉस ऑफ फाइव, दिस इज वैल्यू ऑफ व्हाट, बोलो यार, दिस इज पी, कैसे नो, ठीक है, दिस इज द वैल्यू ऑफ पी। और अगर यहाँ पे बात करें क्यू का, यहाँ पे थोड़ा सा फोकस करना, क्यू, क्यू क्या है, वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस साइन ऑफ माइनस फाइव, जैसे नो, साइन ऑफ माइनस फाइव। तो साइन माइनस थीटा क्या होता है, तो क्या हो जाएगा, माइनस भी आर एम एस आई आर एम एस इंटू साइन ऑफ फाइव। तो पी क्या आया, पॉजिटिव, बट क्यू क्या आ गया है, नेगेटिव। और ये जो क्यू नेगेटिव आया किसके लिए आया, जब करंट लीड कर रहा है लैग कर रहा है, लीड कर रहा है, करंट लीड कर रहा है, वोल्टेज लैग कर रहा है, नेचर कैसा होगा, कैपेसिटिव। तो कैपेसिटिव सर्किट में जो रिएक्टिव पावर का साइन होता है दैट इज व्हाट, नेगेटिव। समझ में आया क्या, क्लियर है क्या, डन, कंक्लूड करें, लिख लिया, क्या हो जाएगा कि जो अब आपका कॉम्प्लेक्स पावर है कैपेसिटिव के, मतलब इस केस के लिए क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो कॉम्प्लेक्स पावर इज व्हाट, एस इज इक्वल टू पी माइनस जे क्यू। लोड का नेचर कैसा हो जाएगा, कैपेसिटिव, लोड का नेचर कैपेसिटिव। लोड पावर फैक्टर कैसा हो जाएगा, लीडिंग, लोड पावर फैक्टर कैसा हो जाएगा, लीडिंग। लोड एलिमेंट क्या हो जाएगा, या तो आरसी, अगर आरएलसी हुआ उसमें कौन डोमिनेट करेगा, एक्स इज ग्रेटर देन एक्सएल, ठीक है ना, एक्स इज ग्रेटर देन एक्सएल। और जो करंट है वो लीड कर रहा है लैग कर रहा है, करंट क्या कर रहा है, लीड, और वोल्टेज क्या कर रहा है, लैग। समझ में आया? पावर फैक्टर अभी भी वैसे निकालोगे क्यू बाई पी से, अभी भी वैसे ही निकालोगे क्यू बाई पी से, डन। अब यहाँ पे एक कंक्लूजन और निकाल सकते हो आप, जैसे देखो यार, याद रखना, अगर कोई पावर, कोई पावर, लोड के पर्सपेक्टिव से बात कर रहा हूं मैं, लोड के पर्सपेक्टिव से बात कर रहा हूं, अगर पावर की वैल्यू पॉजिटिव है, पावर की वैल्यू चाहे वो एक्टिव हो चाहे रिएक्टिव हो, अगर पावर की वैल्यू पॉजिटिव हो तो इसका मतलब समझ जाना कि वो पावर को पता है क्या कर रहा है, अब्जॉर्ब कर रहा है। क्योंकि लोड का काम क्या है, अब्जॉर्ब करना। तो ये वही करेगा, पॉजिटिव साइन का मतलब है ये वही करेगा जैसा कि आप उम्मीद कर रहे हो। तो लोड से आप क्या उम्मीद कर रहे हो कि रिएक्टिव पावर क्या करेगा, ये अब्जॉर्ब करेगा। लोड से तो यही उम्मीद करते हो कि वो क्या करेगा, पावर को अब्जॉर्ब करेगा। तो आप साइन पॉजिटिव है, बट अगर अगर किसी केस में, अगर लोड के लिए किसी केस में पावर निगेटिव और रिएक्टिव पावर निगेटिव आ गया, तो समझ जाओ कि वो जो लोड है वो रिएक्टिव पावर क्या कर रहा है, डिलीवर कर रहा है। तो समझ में आया क्या, रिएक्टिव पावर क्या कर रहा है, डिलीवर कर रहा है। अब एक बात बताओ,
अगर मैं बात करूं यहां से आपके कि S इज इक्वल टू पी प्लस जे क्यू, बताओ लोड का नेचर कैसा है, इंडक्टिव कैपेसिटिव, दैट इज इंडक्टिव। अब यहां पे एक बात बताओ, जो लोड है वो एक्टिव पावर डिलीवर कर रहा, अब्जॉर्ब कर रहा, जल्दी बोलो, अब्जॉर्ब कर रहा, रिएक्टिव पावर डिलीवर कर रहा, अब्जॉर्ब कर रहा, अब्जॉर्ब कर रहा, बोलो हाँ या ना। इधर आ जाओ, मान लो सेकेंड केस, अगर मैं एस इक्वल टू पी माइनस जे क्यू, इसका बताओ नेचर कैसा है, नेचर कैसा है, कैपेसिटिव, नेचर कैसा है, कैपेसिटिव। अब बताओ एक्टिव पावर डिलीवर कर रहा, अब्जॉर्ब कर रहा, अब्जॉर्ब कर रहा। बट यहां पे थोड़ा सा फोकस करो, क्या रिएक्टिव पावर क्या कर रहा है, ये डिलीवर कर रहा है, रिएक्टिव पावर क्या कर रहा है, डिलीवर कर रहा है, क्योंकि ये कैपेसिटर है तो ये रिएक्टिव पावर क्या करेगा, डिलीवर करेगा। डन, एनी कंफ्यूजन? बस बट जब सोर्स के बारे में बात आती है ना तो यही उल्टा हो जाता है। सोर्स के लिए पावर के पॉजिटिव होने का मतलब होता है डिलीवर, और पावर के निगेटिव होने का मतलब होता है अब्जॉर्ब। बट वो सोर्स के लिए, क्योंकि सोर्स से आप उम्मीद क्या कर रहे हो, पावर डिलीवर करेगा, अब्जॉर्ब करेगा, डिलीवर करेगा। तो जैसा आप उम्मीद कर रहे हो अगर वैसा कर रहा है तो साइन इज पॉजिटिव, जैसा आप उम्मीद करो वैसा नहीं हो रहा है तो साइन इज निगेटिव। सिंपलेस्ट तरीका है याद रखने का। तो लोड से आप क्या उम्मीद करते हो, डिलीवर का, अब्जॉर्ब का, एब्जॉर्ब का। तो अब्जॉर्ब कर रहा है तो पॉजिटिव, नहीं कर रहा है तो निगेटिव, डिलीवर कर रहा है तो निगेटिव। सोर्स से आप क्या उम्मीद रखते हो, डिलीवर का, अब्जॉर्ब का, डिलीवर का। तो अगर डिलीवर कर रहा है तो पॉजिटिव, अगर वो अब्जॉर्ब करने लगा तो नेगेटिव। सिंपल, आई बात समझ में? ठीक है, तो चीजें सिंपल ही हैं। ठीक है, तो अब इसी में अगर वोल्टेज करंट, वोल्टेज और करंट क्या हो जाते, जैसे फॉर एग्जांपल कि वोल्टेज और, ये देखो वोल्टेज और करंट एक दूसरे पे मतलब फाइव वन इक्वल टू फाइव टू हो जाता, ध्यान से सुनो, फाइव वन इक्वल टू फाइव टू हो जाता, तो क्या होना था, तो प्योर रेजिस्टिव लोड मतलब फाइव वन इक्वल टू फाइव टू, तो बेसिकली क्या हो जाता, फाइव की वैल्यू जीरो, फाइव की वैल्यू जीरो, और फाइव की वैल्यू जब जीरो होता तो बेसिकली यहाँ पे क्या होना था, वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस, कॉस जीरो की वैल्यू वन, तो सिंपली एस इक्वल टू क्या हो जाता, वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस। बट रिएक्टिव पावर की वैल्यू क्या हो जाती, जीरो, क्योंकि फाइव की वैल्यू जीरो तो साइन फाइव की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। तो इन प्योर रेजिस्टिव सर्किट पूरा का पूरा क्या होता है, एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर क्या होता है, जीरो। आई बात समझ में? ठीक है ना। तो सारी चीजें कहाँ से आ रही हैं ये आप यहाँ से देख सकते हो, क्लियर है? ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट कॉम्प्लेक्स पावर या एसी पावर। ठीक है ना।